ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम भारत के प्रमुख समाजशास्त्री डॉक्टर योगेंद्र सिंह के द्वारा प्रतिपादित अवधारणा भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, इस प्रक्रिया को किस तरह से समझा जाए, इस पर चर्चा करेंगे। आपको ध्यान होगा कि पिछले व्याख्यान में हमने आधुनिकीकरण और परंपरा के प्रत्यय को समझने का प्रयास किया था। अब इसी क्रम में हम आगे भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण समझने के उद्देश्य से आज के इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो इस व्याख्यान का प्रमुख उद्देश्य यही है कि आप योगेंद्र सिंह के द्वारा प्रतिपादित भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण किस तरह हुआ, इस बात की समझ विकसित कर सकेंगे। अब योगेंद्र सिंह ने जो भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, जो पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में 7 अध्याय हैं। इन अध्यायों में योगेंद्र सिंह ने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि भारतीय समाज में आधुनिकीकरण को समझाने के लिए अब तक पूर्व में प्रचलित जो भी विचार विद्वानों ने दिए, उनका संकेंद्रण क्या था और उसे हम किस तरह से समझें। तो जैसा कि हमारे पूर्व के व्याख्यानों में जब भी किसी समाजशास्त्री के विचारधारा को हम समझते हैं तो उनका अपना एक पद्धति शास्त्र होता है, एक तरीका होता है। योगेंद्र सिंह ने अपनी इस बात को समझाने के लिए एकीकृत उपागम, इंटीग्रेटेड अप्रोच का इस्तेमाल किया। क्यों किया ऐसा? उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये समझाया कि जब भी समाजशास्त्री, समाज वैज्ञानिक सामाजिक परिवर्तन को, आधुनिकीकरण के प्रत्यय को या सामाजिक परिवर्तन को समझने का प्रयास करते हैं तो किसी एक पर केंद्रित होते हैं। या तो परंपरा में परिवर्तन की बात करते हैं या फिर संरचनात्मक परिवर्तन की बात करते हैं। लेकिन हमें जब समझना है कि आधुनिकीकरण किस तरह से आया और भारतीय परंपरा कैसे अनुकूलन करके आगे समाज में नए स्वरूप में आती गई, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सांस्कृतिक परिवर्तन और संरचनात्मक परिवर्तन, यानी परंपरा में परिवर्तन और संरचना में परिवर्तन, इन दोनों को लघु परंपरा और बृहद परंपरा के संदर्भ में समझना होगा। विद्यार्थियों, रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु परंपरा और बृहद परंपरा की अवधारणा को प्रस्तुत किया। मैकिम मेरियट ने भी इस पर अध्ययन किया। स्थान विशेष में, छोटे जगहों में जब कोई परंपरा प्रचलित होती है तो वो लघु उसका स्वरूप होता है, लेकिन जब उसका संदर्भ पूरे समाज को लेकर होता है, लिखित जो भी साधन हैं, साहित्य हैं, इनके आधार पर विस्तार से जब कोई परंपरा होती है तो वो बृहद परंपरा है। स्थानीय संरचनाओं, लघु संरचनाओं की और बृहद संरचनाओं की भी बात योगेंद्र सिंह ने अपने उपागम में की है। तो हम आगे इन सभी चीजों को एक एक करके समझेंगे। तो इस पूरे पैराडाइज्म को जो उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में प्रस्तुत किया, इसमें उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि जब भी कोई परिवर्तन समाज में होता है तो उसके 2 प्रमुख आधार होते हैं, स्रोत होते हैं, रिसोर्स होते हैं। एक अंतःजनित, यानी समाज के अंदर होने वाला जो साधन है, स्रोत हैं वो, और एक जो बाहर से प्रभाव डालते हैं, उन स्रोतों के कारण समाज संरचना, जो भी संस्थाएं हैं, वो किस तरह से प्रभावित होती हैं और उनमें कैसे परिवर्तन की दिशा तय होती है। तो सिर्फ बदलाव को, संस्कृति या रीति रिवाजों को अपनाने की प्रक्रिया ही समग्र रूप से हम आधुनिकीकरण नहीं मानेंगे, बल्कि भूमिका में भी परिवर्तन आना, संरचना में भी परिवर्तन आना, इसको भी जब हम समझेंगे
तब उस प्रक्रिया को हम आधुनिकीकरण, परंपरा के आधुनिकीकरण के रूप में समझ सकते हैं। देखिए, यह जो चित्र आप देख रहे हैं, ये भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण का जो हिंदी अनुवाद किया गया, 2006 में इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद हुआ। उस पुस्तक में दिए गए चित्र को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अंग्रेजी में भी यह उपलब्ध है पुस्तक, और हिंदी में भी है। इस पैराडाइज्म में उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि जब हमें किसी भी परिवर्तन को समझना है तो परिवर्तन के स्रोत देखेंगे हम, एक। दूसरा, हमें घटना के रूप में देखना है, प्रघटना के रूप में देखना है, तो हमें क्या देखना होगा? उसके दो पक्षों को देखना होगा। एक वो पक्ष जो परंपरा वाला है, और एक वो पक्ष जिसमें हम संरचना में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है। तो सांस्कृतिक संरचना और सामाजिक संरचना, इन दोनों पर प्रभाव पड़ता है बाहर की शक्तियों का, और अंदर से परिवर्तन होता है। तो क्या क्या होता है, आइए अब इस चित्र को हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको समझ में आ चुका है कि दो तरह के स्रोत होते हैं परिवर्तन के, एक अंतःजनित और एक बाह्यजनित। अब जो बाह्यजनित सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन के जो अंतःजनित स्रोत हैं, अंतःजनित मतलब अपने ही समाज में निर्मित परिस्थितियों से परिवर्तन कैसे हो रहा है। देखिए, पिछले व्याख्यानों में जब आप एम.एन. श्रीनिवास को विचारधारा को समझे थे, तब आपने संस्कृताइजेशन की प्रक्रिया को समझा था, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को समझा था। उसमें हमने क्या जाना था कि जब भी संरचना में कोई जाति, निम्न जाति या कोई भी ऐसी जाति जो अपने से श्रेष्ठ समझी जाने वाली जाति का अनुकरण करती है, तो वो परिवर्तन जो है वो संरचना में परिवर्तन, माने उसका पद में परिवर्तन, संरचना में यानी जाति में वो सदस्य नहीं बनता, लेकिन वैसा परिवर्तन दिखाई देने लगता है। तो क्या है कि परंपराओं में अनुकूलन करने की प्रकृति हमारे समाज में विद्यमान रही है, और ये प्रकृति सांस्कृतिक पुनर्जागरण में भी हम देख सकते हैं, धार्मिक विभेदीकरण में भी हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? देखिए, भारतीय समाज में जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा, विचार की जो परंपरा चली आ रही, उस परंपरा में हमने जैसे वैदिक संस्कृति में जो मूल्य प्रतिमान थे, उसके बाद धीरे धीरे दूसरी शक्तियां प्रभावित करने लगी, और एक समाज जो है हमारा दूसरी दिशा में आगे बढ़ने लगा। तो उसके प्रतिरोध के लिए हमारी परंपरा में, वैचारिक परंपरा में, धर्म की परंपरा में नए नए जो है ना विचार विकसित हुए, दर्शन विकसित हुए। जैसे आप सब लोगों ने नाम सुना ही होगा, पढ़ा होगा कि सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, योग, ये सारे जो विचार थे, दर्शन, वो एक नए विचार को रख रहे थे, और हमारी संस्कृति में सब मिक्स होते जा रहा था। यानी हम उन विचारों को भी समाहित करते जा रहे थे, और हमारी परंपरा आगे बढ़ती जा रही थी। तो जब भी कोई नया विचार आता था, उसको भी हम अनुकूलन करके आगे बढ़ते थे। सांस्कृतिक पुनर्जागरण किस तरह से हुआ? देखिए, हमारे यहाँ जब भी कोई जड़ता आई तो उसका विरोध करने के लिए संतों ने भी बहुत प्रयास किए। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जो संत परंपरा, विचारों की परंपरा का प्रवाह हुआ, उसने हमारे जो बंधन थे इनको तोड़ने की बात की, और एक समान, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए अपील की। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि प्रतिरोध स्वरूप जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय होता है। वो हमारे जो जाति का बंद, स्तरीकरण, समाज के खिलाफ बात करते हैं, और किसी तरह के भी कर्मकांड, इन सब के विपरीत में एक नई विचारधारा विकसित हुई, और भारतीय समाज में एक नयापन आता गया। सिख धर्म उत्तर भारत में, इधर देखिए आप तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब ने क्या किया कि एक नए जो मत थे, जिनसे कि हम समाज में अपनी ही परंपराएं जो मूल में थी समानता वाली, उनको आगे ले जाने के लिए संस्कृति में विचारों का प्रवाह आगे बढ़ता रहा। तो इस तरह से हमारे ही समाज में, भारतीय समाज में आंतरिक स्रोत जो थे, अंतःजनित स्रोत जो थे, जो अपने आप अंतःजनित इसलिए क्योंकि एक के बाद एक कोई विचार आता है, उससे अनुकूलन के लिए एक नया विचार जन्म लेता है, और इस तरह से प्रवाह चलता रहता है। तो भारतीय परंपरा में जड़ता नहीं बल्कि गतिशीलता के साथ नए मूल्यों को आत्मसात करने की प्रवृत्ति
मौलिक रूप से बनी रही। देखिए, जब सामाजिक परिवर्तन के डायग्राम में आपने देखा था, अभी हमने जो पैराडाइज्म की चर्चा की थी, इसमें योगेंद्र सिंह इस बात को स्पष्ट करते हैं कि एक तरफ परंपरा में परिवर्तन दिख रहा है और एक तरफ संरचना में परिवर्तन दिख रहा है। तो जो बाह्य अंतर्जनित स्रोतों की अभी हमने चर्चा की, अब हम देखते हैं कि बाह्य जनित स्रोतों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बाह्य जनित स्रोत, इस्लाम बाहर से आया हमारे देश में, अंग्रेजों के आने के साथ पश्चिमी संस्कृति का प्रवेश हुआ, और इन दोनों ही जो बाहर के आए स्रोत थे, साधन, इन विचारों के कारण हमने क्या किया, हमारे समाज में किस तरह से परिवर्तन आगे बढ़ा और कैसे समाज बदला, परंपरा प्रभावित हुई, इन दोनों की बात हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस्लाम जब आया 1206 से 1818 तक इस्लाम का शासन हमारे देश पर रहा, और अंग्रेज लगभग 150 वर्ष हमारे देश पर शासन किए। तो इस्लाम की जो परंपराएं आई, उनने हमारे मूल रूप से हमारे जो प्रकृति थी, हमारे समाज की जो बुनावट थी, उसमें बहुत ज्यादा प्रतिकार नहीं हुआ। जैसे जो सामंती मूल्य थे, जो हमारे यहाँ की शासन प्रणाली थी, उसमें बहुत दखल नहीं हुआ। जो उनके इस्लामीकरण का जो प्राथमिक प्रभाव था, या पश्चिमीकरण का जो प्राथमिक प्रभाव था, जो थोड़े से लोगों ने ग्रहण किया, धीरे 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 उसका संस्कृतिकरण व्यापक होता गया और बृहद परंपरा का हिस्सा बन गया, घुल मिल गया हमारे यहाँ इस्लाम। अभी देखिए ना, आपकी 20 करोड़ से ज्यादा लगभग आबादी हमारे देश में होगी, और हम लोग एक समन्वय के साथ रहना सीख गए। कुछ चीजों का दूसरे समाज ने भी स्वीकार किया, जैसे पर्दा था तो राजपूतों में भी उसका प्रचलन बढ़ गया, समाज के दूसरे वर्ग में भी बढ़ गया। कुछ विचारों में हम अलग थे, लेकिन ईश्वर में विश्वास, पारलौकिकता के जो नियम हैं, वो बहुत हद तक समन्वय की विचारधारा से आगे बढ़े। पश्चिम का जब प्रभाव हमारे देश पर पड़ा, तो नई चीजें आगे बढ़ी, और हमारे देश में सांस्कृतिक जो पुनर्जागरण का जो दौर था, उसने भी नए तर्क, नई शिक्षा के माध्यम से हमारे विचारों को सुधारने में मदद की, पश्चिमी शिक्षा ने सुधारने में मदद की। तो किस तरह से हमारी संस्थाएं इन बाहरी स्रोतों से प्रभावित हुई, और धीरे 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 हमारा समाज इनमें अपने को परिवर्तित रूप से आगे बढ़ाता रहा। अब देखिए, बाह्य जनित स्रोतों के प्रभाव से जहां हम देख रहे हैं कि संस्कृति में परिवर्तन हुआ, इन प्राथमिक इनके संपर्क में आने के बाद फिर ये संपर्क बढ़ा, और पूरे समाज में इनके द्वारा प्रवर्तित प्रतिमानों को लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया। बाह्य जनित स्रोतों के प्रभाव से हम देखते हैं कि संरचना कैसे बदली। तो संरचना में भूमिका विभेदीकरण बढ़ा। देखिए, भूमिका विभेदीकरण को कैसे समझेंगे आप? जैसे आप ये समझ सकते हैं कि पश्चिम का जब प्रभाव हुआ, तो हमारे समाज में नए नए उद्योग, शिक्षा का प्रसार, सामाजिक संरचना में बदलाव, नगरीकरण का बढ़ना, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। इनके परिणाम स्वरूप एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे परिवार की संरचना, तो परिवार में, संयुक्त परिवार में लोगों की भूमिका और पद कैसे हुआ करते थे, उनके कार्य कैसे होते थे। धीरे धीरे जब पश्चिम का प्रभाव पड़ा, तो हमारे देश में परिवार की संरचना बदल गई और एकाकी परिवार का चलन बढ़ चला, और परिवार में जो भी सदस्य हैं, उनकी भूमिकाएं भी बदलने लगी। अब देखिए, जैसे परिवार में अगर कोई एकाकी परिवार है, लेकिन साथ में उसमें थोड़ा सा उसका रूप बढ़ा के एक पिता या माता, कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति भी साथ में रह रहा है, पति पत्नी बच्चे के अलावा, तो उनकी भूमिका अलग हो गई। वो परिवार में किस तरह से केयर करने की एक सहायता के रूप में अपनी कार्यों को संपादित करेंगे। मुखिया का जो पद होता था, उसकी जगह आप देखिए, आप कुछ अलग तरह के प्रतिमान विकसित हो रहे हैं। इसी तरह से सभी संस्थाओं में भूमिका के रूप में, पद के रूप में परिवर्तन आ रहा है। अब ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने देखा कि नए नए कानून बनने लगे। कानूनों ने हमारे अधिकार, उत्तराधिकार, नियम हमारे सामाजिक जीवन की बदल दिए। तो जो परंपरागत संरचना थी, उसकी जगह नई संरचना उत्पन्न होने के पीछे वैधानिक नियम भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं।
भारतीय समाज में, जैसा कि हम A.R. देसाई का जब आपको कक्षा में व्याख्यान देते हुए हमने बताया था कि पहले हमारे समाज में राष्ट्रवाद की जो विचारधारा पड़ी, उसके पहले का जो समाज था वो किस तरह से था, आपने जाना था। उस क्रम में आप सभी व्याख्यानों के क्रम में अवधारणा को समझने की कोशिश करिए। अंग्रेजों के आने के बाद हमारे देश में प्रशासनिक तंत्र भी एक नए तरीके से अस्तित्व में आया, तो समाज में एक नया वर्ग पैदा होने लगा और जो नगरीकरण, औद्योगिकरण बढ़ा, इनने नए मध्य वर्ग को पैदा किया। तो समाज में जो एक क्रम था, सोपान क्रम जो था, उसके स्थान पर हम देखते हैं कि नए तरीके से नए नए वर्गों के उदय होने से हमारे संस्तरण में परिवर्तन आने लगा। इसके साथ साथ हम जो संवैधानिक मूल्यों का पालन कर रहे हैं, जो हम लोकतंत्रात्मक मूल्यों की बात कर रहे हैं, राजनीति में सहभागी राजनीतिक संस्कृति की बात कर रहे हैं, राजनीतिक नवाचार होने लगे, तो बाह्य जनित स्रोतों का प्रभाव ये हुआ कि सामाजिक संरचना में हमको व्यापक परिवर्तन देखने मिले। अंतःजनित जो स्रोत थे, इनने सामाजिक संरचना को कैसे बदला? देखिए, जब किसी स्थान से पहले लोग गांव अपने आप में एक आत्मनिर्भर इकाई हुआ करती थी। लोग गांव में अपने जीवन की मिनिमम आवश्यकताएं पूरा कर लेते थे और एक समान तरीके से लोगों के बीच प्राथमिक संबंधों में घनिष्ठता और छोटा-छोटा जो एक गांव अपने आप में आत्मनिर्भर इकाई के रूप में काम करता था। लेकिन जैसे-जैसे उद्योग धंधों का विस्तार हुआ, शिक्षा, संचार, यातायात के साधनों में वृद्धि हुई, तो प्रवास की गति बढ़ गई। प्रवास बढ़ने से नगरों का अनुपात बढ़ने लगा। नगरीकरण की प्रक्रिया तेज होने से जो परंपराएं हैं, जो इसमें हमारी किसी स्थान विशेष की संस्कृति, उसका प्रसार होने लगा। तो कोई भी एक चीज एक स्थान तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो बहुत हद तक बड़े क्षेत्र में भी अपनाई जाने लगी। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि चूंकि व्यवसाय की प्रकृति में अंतर आया, व्यवसायिक जितने भी उद्योग खुले या जीवन की जितनी आवश्यकताएं थीं, नगरों में उनके अनुकूल नए नए व्यवसाय का सृजन हुआ। तो इस तरह से समाज की जो परंपरागत संरचना है, उसमें परिवर्तन दिखाई देने लगा। देखिए, इस पूरे व्याख्यान में हमने इस बात को जानने का प्रयास किया कि भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण किस तरह से समाज में हुआ। इसमें योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक में 7 अध्याय के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि हमें सामाजिक परिवर्तन या आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को समझना है, तो इसकी व्याख्या हमें ऐतिहासिक विकास क्रम में पूरा जो भी हमारा रहा है, इसमें परंपरा किस तरह से परिवर्तित हुई। पिछले व्याख्यान में हमने आपको यह बताया था कि भारतीय परंपरा के 4 तत्वों की चर्चा योगेंद्र सिंह ने की। सोपान क्रम, समग्रवाद, निरंतरता और पारलौकिकता। इन 4 बातों को उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण की जो शक्तियां हैं, इनका प्रत्युत्तर देने के लिए परंपरा में अनुकूलन होते होते इस तरह से परिवर्तन हुआ कि सोपान क्रम से समानता की ओर, समग्रवाद से व्यक्तिवाद की ओर, निरंतरता से ऐतिहासिकता की ओर और पारलौकिकता से अलौकिकता की ओर परंपराओं में अनुकूलन की प्रवृत्ति बढ़ी। विद्यार्थियों, इस दृष्टि से अगर हम समझने की कोशिश करें, तो भारतीय समाज में सोपान क्रम का अपना एक परंपरा का एक मूलभूत आधार हमको समाज की हर स्थान पर दिखाई देता है। जैसे यदि आप उम्र के हिसाब से बात करें, तो हम बुजुर्गों को सम्मान देने की बात करते हैं। यदि हम जाति में बात करें, तो हम उच्च जाति और निम्न जाति के बीच में एक क्रम की बात करते हैं। तो हर जगह हमें एक सोपान क्रम दिखाई देता है। योगेंद्र सिंह कहते हैं कि जो आधुनिकीकरण की शक्तियां थीं, इनने हमारे इस विचार से हमको समानता की तरफ प्रेरित करने की, परंपरा में अनुकूलन की प्रवृत्ति को बढ़ाया है।
दूसरी बात ये है कि समग्रवाद, यानी हम भारतीय धर्म की बात करें जहाँ तक, तो हम धर्म का मतलब कर्तव्य से समझते हैं। व्यक्ति अपने आप में कुछ नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक संरचना का जो बुनावट है, उसमें अंतःक्रियात्मक संबंधों में हम एक दूसरे के प्रति कर्तव्य की बात करते हैं और अपना समग्रता में अपनी पहचान को रखते हैं। समग्रता से अब लेकिन हमारा समाज जो तार्किक रूप से अपनी व्यक्तिगत पहचान की तरफ बढ़ रहा है, अर्जित परिस्थिति की तरफ हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं परंपरागत उससे उठकर, तो इससे हम देखते हैं कि व्यक्तिवादी मूल्यों का विकास हो रहा है। दूसरी चीज ये कि हमारे समाज में निरंतरता का एक विचार प्रचलित था, यानी रहा है। अभी भी हम इस बात को नकार नहीं सकते, क्योंकि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, हम कर्मों के फल में विश्वास करते हैं। तो एक निरंतरता के साथ हम जीवन की इसकी बात करते हैं, और इस क्रम को समझने के लिए हम अपने सारे कार्यों को इस दृष्टि से अंजाम देना चाहते हैं कि हर एक कर्म का फल निश्चित होता है, इसलिए हमें इस तरह के कर्म करना चाहिए। विश्वासों की एक व्यवस्था समाज में प्रचलित रही है। योगेंद्र सिंह कहते हैं कि इसके हिसाब से अब हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सोचने की बात, परंपरा के अनुकूलन की दृष्टि से हम नए दृष्टि से सोचने पर आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारे पारलौकिकता के नियम थे कि हमारा जन्म सिर्फ यही इसी जीवन के लिए हमें नहीं, बल्कि हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है और अगले जीवन के बारे में भी सोचना है, तो कैसे कर्म करना चाहिए, इन सब का एक दूसरे से बड़ा अच्छा संयोजन समाज में प्रचलित रहा है। लेकिन अभी चूंकि इंसान भौतिकवादी मूल्यों की तरफ आकृष्ट होने लगा, नई जो है ना, हम अपनी स्थिति को बहुत अच्छा करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए कोशिश करने लगे, तो पारलौकिकता से इहलौकिकता की तरफ जो है ना, परंपराओं में अनुकूलन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इन सब परिवर्तनों के क्रम में हम देखते हैं कि पश्चिम में जो आधुनिकीकरण आया और भारत में जो आधुनिकीकरण आया, उसमें कुछ मौलिक अंतर है। अंतर कैसे है कि देखिए, जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पश्चिम में शुरू हुई, उसमें क्या था कि विचार आया, उसी के हिसाब से संस्थाएं भी बनी। जैसे तार्किक रूप से अपनी स्थिति को मजबूत करना है या विकास करना है, तो उद्योग धंधे विकसित हुए और फिर आगे उनके हिसाब से कार्य भी बढ़ते गए, और धीरे धीरे समाज वैज्ञानिक सोच के आधार पर आधुनिक होता गया। लेकिन हमारे देश में हम क्या देखते हैं कि ये जो आधुनिकता आए बगैर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जैसे चलने लगी, यानी पश्चिम के प्रवेश करने से हमारे देश में नए विचारों का आगाज हुआ, संचार साधनों में वृद्धि, तकनीकी ज्ञान, इस तरफ हमारा जो तरीके थे इनमें परिवर्तन आया, और फिर उसके बाद आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बल मिलने लगा। लेकिन थोड़ी सी फिर भी हमारे समाज में योगेंद्र सिंह ये कहते हैं कि परंपरा में अनुकूलन की प्रवृत्ति रही है, किसी तरह का विखंडन हमें दिखाई नहीं दिया। जैसे जाति का हम देखते हैं, समानता की अभी हमने जो आपसे चर्चा की कि सोपान क्रम में हमने जाति को देखा। अब हम ऊंच नीच की बात नहीं करते, लेकिन एक कारपोरेट उसके निगमित स्वरूप में जाति पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। अब आप देखिए, चुनाव की बात हो या कोई सामुदायिक रूप से सहयोग करने की बात हो, जाति अपने एक नए स्वरूप में उभर कर आ रही है। तो अनुकूलन हुआ है, वो चीजें हैं, लेकिन उनका एक नया स्वरूप विकसित होने लगा। इस तरह से परिवर्तन हमको दिखाई दे रहा है। फिर भी समाज में ये स्थिति, विखंडन की स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि नागरिक संस्कृति का विकास किए बगैर हम जो संवैधानिक मूल्यों की, लोकतंत्र की बात करते हैं, और जो नियम होते हैं, प्रशासनिक नियम, इनकी समझ, इनके बारे में बहुत उससे किए बगैर भ्रष्टाचार पनपने लगता है। बहुत दूरगामी तरीके से संसाधनों पर को ध्यान में ना देख के अगर हम प्लानिंग करने लगते हैं, योजनाओं का प्रचार वो कर देते हैं प्रदर्शन, तो उस पर बोझ पड़ सकता है। तो कुछ समस्याएं आ सकती हैं यदि हम इनमें आनुपातिक रूप से बैलेंस की दृष्टि से संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किए बगैर परिवर्तन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। तो आधुनिकीकरण जो है वो समाज में किस तरह से नए विचारों का आगमन होता है, और वो हमारे
संरचना को, भूमिकाओं को, हमारी परंपराओं को कैसे प्रभावित करती है, परंपरा कैसे अनुकूलित होके नए मूल्यों को आत्मसात करती है, इस पूरी प्रक्रिया को इस व्याख्यान में आपने समझने का प्रयास किया। और अधिक जानने के लिए आपको जो लिंक दी है इस पर आप वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं और साथ साथ में योगेंद्र सिंह की पुस्तक को पढ़कर अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। परीक्षा की उपयोग की दृष्टि से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। व्याख्यान में आप उनके उत्तर खोजने का प्रयास करिए। आधुनिकीकरण का जो प्रत्यय है वो पश्चिमी देशों में आधुनिकीकरण और भारतीय आधुनिकीकरण से कैसे भिन्न है। भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण को समझाने के लिए बाह्य जनित स्रोत किस तरह से सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं, यह स्पष्ट कीजिए। और अंतःजनित स्रोत किस तरह से परंपरा को और सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। इसके साथ साथ में प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण को किस तरह से समझाया है, इसकी समग्रता से इस पर प्रकाश डालिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप व्याख्यान और पुस्तक में अपनी सामग्री जुटाकर पढ़ने का प्रयास करें। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।